Hello friends, welcome back to Skillshot. Okay, this is a continuation video on TDS. In today's video, we are going to do section wise analysis of TDS in brief. ठीक है, पूरे डिटेल्स में हम लोग नहीं करने वाले हैं, सिर्फ ब्रीफ में हम लोग समझेंगे सेक्शन वाइज एनालिसिस ऑफ TDS. We are covering only the relevant sections which are most commonly used in companies. तो सारे sections को cover नहीं करने वाले हैं TDS के, सिर्फ relevant sections को cover करेंगे जो आपके commonly काम आता है. हर एक ऑर्गेनाइजेशन में आप कहीं भी जाओगे काम करने तो यही सारे सेक्शंस आपको जनरली काम में आएंगे, वही सारा सेक्शंस हम लोग डिस्कस करने वाले हैं. ओके, सो बिफोर स्टार्टिंग दिस देयर इज वन थिंग व्हिच आई वुड लाइक टू कन्वे कि ये जितना भी सेक्शंस का बात हो रहा है उसमें एक चीज कॉमन है क्या, कि इंडिविजुअल HUF is not required to deduct TDS on payment made to a resident. कब? In case where individual HUF was not subject to tax audit under section 44AB in the preceding financial year. इसका डिस्कशन पहले हो चुका है. It was just a recap. मैं आपको वापस एक बार याद दिला दिया ताकि ये कंफ्यूजन ना हो कि सर TDS सबको काटना है. किस किस को TDS काटना होता है वो डिस्कस कर चुके हैं कि ऑर्गेनाइज सेक्टर को काटना होता है, राइट? तो ऑर्गेनाइज सेक्टर में कौन कौन फॉल करता है? एवरीवन फॉल्स एक्सेप्ट इंडिविजुअल HUF जिनका अकाउंट्स का ऑडिट नहीं हो रहा है. तो वही चीज यहाँ पर वापस मेंशन किया गया है कि इंडिविजुअल HUF इज नॉट रिक्वायर्ड टू डिडक्ट TDS ऑन पेमेंट मेड टू अ रेसिडेंट इन केस वेयर इंडिविजुअल HUF वाज नॉट सब्जेक्ट टू टैक्स ऑडिट अंडर सेक्शन 44AB इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर. अगर उस इंडिविजुअल HUF का पिछले फाइनेंशियल ईयर में ऑडिट नहीं हुआ है तो उस पर TDS काटने का कोई लायबिलिटी नहीं आता है, राइट? कीपिंग दिस इन द बैक ऑफ द माइंड, वी आर मूविंग फॉरवर्ड विद सेक्शन वाइज एनालिसिस. So the first section is section 192. Section 192 is, तो देख लेते कॉलम्स क्या क्या है सेक्शन. उसके बाद एक्सपेंडिचर ऑन विच TDS इज डिडक्टेबल. तो TDS ऑब्वियसली खर्चों पे कटता है, तो वो सारे खर्चे हैं. एक्सपेंडिचर ऑन विच TDS इज डिडक्टेबल, रेट ऑफ TDS, स्लैब थ्रेशोल्ड, मतलब थ्रेशोल्ड मतलब कि कितना लिमिट है कि इतने तक TDS नहीं कटेगा, इसके ऊपर में कटेगा, तो वो थ्रेशोल्ड का बात हो रहा है. एंड दिस इज एनुअल मंथली नहीं है, एनुअल है ये थ्रेशोल्ड जो भी है. एंड एक्सेप्शंस इफ एनी. ऑलराइट, सबसे पहला सेक्शन इज सेक्शन 192 व्हिच डील्स विद सैलरी. तो अगर आप एक ऑर्गेनाइजेशन हो जिसमें सैलरी का खर्चा है आपका, सैलरी, यू आर पेइंग सैलरी टू योर एम्प्लॉइज, तो उस केस में आप पे TDS काटने का लायबिलिटी आता है. What is the rate of TDS? It is average rate of tax, जिसके बारे में डिस्कशन हो जाएगा अभी. एंड स्लैब, इसके बारे में भी डिस्कशन हो जाएगा, ठीक है? तो विल जस्ट अंडरस्टैंड द प्रोसीजर फॉर TDS रिडक्शन इन सैलरी. थोड़ा डिफरेंट है एज कंपेयर टू अदर सेक्शंस. इसको एक एग्जांपल लेके समझेंगे एंड देन विल गेट बैक टू दिस, ठीक है? Okay, so let's assume that the salary of a particular employee in your organization is rupees 6 lakhs per annum. 6 लाख पर एनम का सैलरी है, तो ऑब्वियसली मंथली कितना हुआ? 50,000 पर मंथ, राइट? 50,000 पर मंथ का सैलरी हो गया ना, और 6 लाख पर एनम है. तो ऑब्वियसली सैलरी में ये एक प्रोविजन है कि देयर इज अ स्टैंडर्ड डिडक्शन. आप यहाँ पर ग्रॉस सैलरी लोगे. ग्रॉस मीन्स बिफोर द PF ESI वगैरह सब जो कटता है आपकी सैलरी से, उसको लेस नहीं, दैट इज नेट सैलरी जो आपके इन हैंड में आता है. इन हैंड नहीं, आई एम टॉकिंग अबाउट द ग्रॉस सैलरी. तो आप ग्रॉस सैलरी यहाँ पर लोगे एंड उसमें से यू विल डिडक्ट स्टैंडर्ड डिडक्शन ऑफ 40,000. तो गवर्नमेंट ने एक स्टैंडर्ड डिडक्शन अलाउ किया है टू ऑल द सैलरीड क्लास पीपल, कि उनको बहुत सारे अलाउंसेस मिलते थे, ट्रैवलिंग अलाउंस, मेडिकल अलाउंस, हैना अलाउंस, थाना अलाउंस. तो वो सारे अलाउंसेस को अब गवर्नमेंट कंसिडर नहीं करेगी. इट विल जस्ट गिव यू अ स्टैंडर्ड डिडक्शन ऑफ 40,000 पर एनम, राइट? तो आपके अलाउंसेस हो सकता है इससे कम हो, इससे ज़्यादा, वो डजेंट मैटर. आपको ग्रॉस सैलरी लेना है एट द टाइम ऑफ कंप्यूटिंग योर इनकम अंडर दैट सैलरी. तो यहाँ पर कंप्यूटेशन ऑफ इनकम का बात हो रहा है. एट द टाइम ऑफ कंसिडरिंग your income from salary, you will take your gross salary and then you will deduct a standard deduction of rupees 40,000 from the gross salary for computing your income under that salary. तो 6 लाख का इनकम मैंने लिया, उसमें स्टैंडर्ड डिडक्शन मैंने लेस किया 40,000 का, तो आपका टोटल इनकम बन रहा है 5,60,000. इन दिस वी आर अज्यूमिंग दैट द एम्प्लॉई जिसका मैं बात कर रहा हूँ उसका ओनली इनकम इज सैलरी इनकम. देयर इज नो अदर इनकम
तो और कोई भी हेड में उसका कोई इनकम नहीं है, दिस जस्ट सैलरी इनकम, इन दैट केस तो टोटल इनकम आता है 5,60,000। आई होप यू नो, इनकम फ्रॉम सैलरी हो सकता है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हो सकता है, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन्स हो सकता है, इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन हो सकता है, एंड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज हो सकता है। ये द 5 सोर्सेज ऑफ इनकम। अभी मैं बात कर रहा हूँ कि ये जो पर्टिकुलर एम्प्लॉय है, आई एम जस्ट अज्यूमिंग कि उसका ओनली देयर इज ओनली इनकम अंडर द हेड सैलरी, there is no other income, and that is why total income is rupees 5,60,000. Now what we will do is we will be calculating tax on this total income. टैक्स हम लोग निकालेंगे इस टोटल इनकम पे। दिस इज अ फाइनेंशियल ईयर 18-19, सो कंसिडरिंग दैट 2,50,000 तक तो आपका टैक्स निल है, 2,50,000 से 5 लाख तक आपका टैक्सेस 5%, तो 2.5 लाख पे 5% आपको निकालना होगा, ठीक है। अगर आप कैलकुलेट करोगे तो आपका इन टोटल क्या आएगा, आई जस्ट शो यू हाउ, मैं कैलकुलेट करके दिखा देता हूँ। सो 2.5 लाख तक निल है, द नेक्स्ट 2,50,000 पे इज 5%, which gives you 12,500। तो ये 5 लाख तक का इनकम पे टैक्स निकल गया। एंड द नेक्स्ट 60,000, 5 लाख के ऊपर जो है उस पे द रेट इज 20%, 20%, राइट। Okay, this slabs and the rates keep changing depending upon which financial year we are talking about. Okay, so next 60,000 पे it is 20%, so 12,500 एक पे साइड रखते हैं, and then 60,000 multiplied by 20%, which will give you 12,000. So if you add on both the things, 12,000 plus 12,500, 24,500 is the tax that is coming on your total income of 5,60,000, right? अभी इसमें सेस जोड़ना है। सेस is what? 4%. Earlier it was 3%, now it is 4%. I'm multiplying it 1.04. So it is 25,480. 25,480 is the tax amount. I hope this is very much clear. 2.5 लाख तक नील था, नेक्स्ट 2.5 लाख पे 5% था तो 12,500 आया। उसके बाद हम लोग का 5 लाख तक का इनकम पे टैक्स आ चुका है 12,500, बट हम लोग का जो इनकम था वो था 5,60,000। 5 लाख से 10 लाख का जो स्लैब है उसमें द रेट इज 20%, और 10 लाख के ऊपर द रेट इज 30%। तो 60,000 वाज द बैलेंस इनकम, उसमें 20% हम लोगों ने निकाला, दोनों को ऐड कर दिया, एंड देन द टोटल टैक्स पे हम लोग को सेस ऐड करना होता है। सेस वाज 4%, सो वी मल्टीप्लाइड द टैक्स इनटू 1.04, व्हिच गिव अस दिस अमाउंट 25,480, right? As you can see over here, that is the tax on total income 25,480. So what is the average rate of tax? Average rate of tax is 25,480 divided by the total income जिस पे वो टैक्स निकला है। 5,60,000 पे हम लोगों ने टैक्स निकाला ना ये, तो 25,480 divided by 560 into 100, which gives us 4.55%, 4.55%. So this is the average rate of tax that we were talking. अपने को पहले average rate of tax निकालना है, right? Average rate of tax once you have calculated, and then you have to apply that percentage to the monthly salary. 6 लाख साल का था तो 50,000 पर मंथ का सैलरी है ना, तो 50,000 into 4.55%, this will give you the amount of TDS that you need to deduct from the salary income of the employee, and then you can pay the balance amount to the employee. Alright, so इस तरह से सैलरी पर TDS का कैलकुलेशन होता है। You have to first estimate the total income of the employee. After estimating the total income, you have to calculate tax on the total income as per the relevant slab rates, and then you have to calculate the average rate of tax by dividing the tax amount by total income on which the tax is calculated multiplied by 100. So वो formula लगा के आपको average rate of tax निकालना है, and then you have to apply that average rate of tax on the monthly salary for the purposes of tax deduction. I hope the concept is clear. Let's see over here. 192 salary rate of TDS is what? It is average rate of tax. Slab currently आप देखोगे तो 5 लाख तक का इनकम पे कोई टैक्स नहीं है. You get a rebate under section 87A, and 5 lakh तक का इनकम पे there is no tax. So I am just, for the purposes I am just mentioning over here 5 lakhs. This can vary accordingly, ठीक है ना. Exception is what? You get a standard deduction of rupees 40,000 from the gross salary. Whatever you are earning from the gross salary, you are getting a standard deduction of 40,000. Alright. Moving on to the next section, it is section 194A. Section 194A talks about interest.
अदर देन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज। ओके, विल जस्ट डिस्कस कि क्या कौन से इंटरेस्ट का यहाँ पर बात हो रहा है। तो इंटरेस्ट का बात हो रहा है यहाँ पर, इंटरेस्ट कौन से इंटरेस्ट का बात हो रहा है। लेट्स फर्स्ट फिगर आउट द रेट ऑफ टीडीएस इज 10%। खर्चे का कौन सा, इंटरेस्ट इज द एक्सपेंस। तो there are two types of interest that we're talking about. The firstly, it is interest on fixed deposit and recurring deposit. See, you have to pay attention. I'm not talking about savings account deposit. I'm talking about fixed deposit and recurring deposit only. These are termed as time deposits. Okay, when these interest is paid by, ये सारा जो इंटरेस्ट है एफडी और आरडी पे जो कौन पे करता है, ऑब्वियसली बैंक्स, पोस्ट ऑफिस एंड कोऑपरेटिव बैंक्स। तो बैंक, कोऑपरेट, पोस्ट ऑफिस एंड कोऑपरेटिव बैंक, आप as a individual you go to your bank and you make an FD और RD, और उस FD और RD पे आपको बैंक इंटरेस्ट प्रोवाइड कराता है। तो इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द बैंक कि आपको वो इंटरेस्ट प्रोवाइड कराने से पहले आपका TDS काट के गवर्नमेंट के पास जमा करे। वी आर टॉकिंग अबाउट दैट इंटरेस्ट ओवर हियर। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट एंड रिकरिंग डिपॉजिट which is paid by banks, post office and cooperative banks. So the threshold limit is 40,000. The threshold limit is 40,000. तो अगर बैंक आपको एफडी और आरडी पे इंटरेस्ट प्रोवाइड कर रहा है एनुअली विच इज ग्रेटर देन 40,000, देन इट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ द बैंक कि वो टीडीएस काट के आपको पेमेंट करे। द रेट ऑफ टीडीएस इज ऑब्वियसली 10%। सो अगर आई एम जस्ट इमेजिनिंग द सिचुएशन जहां पर बैंक आपको साल भर में एफडी और आरडी पे 60,000 का इंटरेस्ट प्रोवाइड करा रहा है, 60,000, तो 60,000, तो 60,000 पे इंटरेस्ट हो रहा है। इट डज नॉट मीन कि 60 माइनस 40 20 पे वो टीडीएस काटेगा। वंस द थ्रेशोल्ड इज क्रॉस्ड, द टीडीएस विल बी डिडक्टेड ऑन द ग्रॉस अमाउंट। तो 60,000 पे टीडीएस कटेगा एट द रेट ऑफ 10%, विच इज 6,000, एंड द बैलेंस अमाउंट विच इज 54,000 विल बी पेड टू द deposit holder. Alright, and 6,000 will be deposited to the government on behalf of the deposit holder as the deposit holder's tax. I hope this is clear. So this is one of the interests which I'm talking about, which is FD and RD, which is known as time deposit, and its threshold limit is 40,000. But when we talk about senior citizen, for senior citizen the limit is rupees 50,000. सीनियर सिटीजन किसको बोलते हैं, 60 और मोर देन 60 इयर्स ऑफ एज। तो अगर कोई डिपॉजिट होल्डर है जिसका एज 60 या 60 से ऊपर है, इन दैट केस द थ्रेशोल्ड लिमिट फॉर डिडक्शन ऑफ टीडीएस ऑन टाइम डिपॉजिट्स इज 50,000। ठीक है, अगर उसको इंटरेस्ट साल भर में 50,000 के ऊपर मिल रहा है तभी टीडीएस काटने का लाइबिलिटी आता है, अदरवाइज देयर इज नो लाइबिलिटी। ऑलराइट, अदर इंटरेस्ट क्या है? अदर इंटरेस्ट इज लाइक इफ आपस में हम लोग लोन खेल रहे हैं, so I provide loan to you and you give me interest on that, ठीक है ना। तो उस तरह का जो लोन है, जो इंटर कॉर्पोरेट लोन आप बोल सकते हो, जो कॉर्पोरेट्स लोन लेती हैं, कोई भी नॉर्मल इंडिविजुअल से, रिलेटिव से जो लोन लेते हैं, ये जितने भी लोन्स है जो हम लोग आपस में एक दूसरे से लोन लेते हैं, ये सारा लोन्स अभी अदर इंटरेस्ट में कवर्ड है। ठीक है, इसमें द स्लैब इज रुपीज 5,000, इसमें द स्लैब इज रुपीज 5,000। तो इफ I have taken a loan from you and I will be paying interest to you, अगर मैं साल भर में आपको 5,000 के ऊपर का इंटरेस्ट पे कर रहा हूँ तो इट इज मैंडेटरी कि मैं आपका टीडीएस काट के जमा करूँ गवर्नमेंट के पास, एंड आई विल पे यू द बैलेंस अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट, राइट। सो अदर इंटरेस्ट के केस में द लिमिट इज 5,000। दिस इज द ओनली थिंग दैट यू हैव टू वरी अबाउट, बिकॉज जो ऊपर का मैंने डिस्कशन किया है एफडी और आरडी पे, ये तो बैंक का रिस्पॉन्सिबिलिटी टीडीएस काटने का, ये तो बैंक का रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना टीडीएस काटने का, ये आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। ऑलराइट, सो ये सिर्फ ये वाला जो अदर इंटरेस्ट का जो पोर्शन है 5,000 रुपीज का, इसमें आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी आता है टीडीएस काटने का। सो यू हैव टू रिमेंबर दिस कि अगर आपने किसी से लोन लिया है एंड यू हैव टू पे इंटरेस्ट टू दैट पार्टी, इन दैट केस आपको टीडीएस काटना पड़ेगा बिफोर मेकिंग पेमेंट टू दैट पार्टी, and you have to deposit the TDS to the government. The threshold is 5,000 and it is the annual threshold. साल भर का जो इंटरेस्ट है, अगर आप 5,000 से ऊपर किसी पार्टी को पेमेंट कर रहे हो तो आपको उसका TDS काट के गवर्नमेंट को जमा करना पड़ेगा। ऑलराइट, ओके, आई होप दीज टू सेक्शंस आर क्लियर। लेट्स फर्स्ट डिस्कस वन मोर थिंग कि सेक्शन 192 जो सैलरी है, इस पे हम लोग डिस्कस कर चुके पहले ही कि जो TDS काटने का लाइबिलिटी आता है, when to deduct TDS, it was जब आपने डिस्कस किए थे क्वेश्चंस, उसमें था एक when to deduct TDS, तो आंसर क्या था,
at the time of payment getting due or making actual payment whichever is earlier. बट हमने डिस्कस किया था कि एक्सेप्शन वॉज TDS ऑन सैलरी. सैलरी के केस में जब आप एक्चुअल पेमेंट करते हो सैलरी का तभी आपको TDS काटने का लाइबिलिटी आता है. इट इज़ नॉट टू बी डिडक्टेड एट द टाइम ऑफ मेकिंग द सैलरी ड्यू. तो सपोज अगर मैं बात करूँ अप्रैल मंथ का, तो अप्रैल मंथ में अगर आप 30 अप्रैल को सैलरी ड्यू एंट्री पास कर रहे हो सैलरी का, तो इट इज़ नॉट मैंडेटरी कि आप 30 अप्रैल को उस एम्प्लॉय का TDS काटो. आपको कब काटना है? एट द टाइम ऑफ मेकिंग एक्चुअल पेमेंट टू द एम्प्लॉय. तो हो सकता है कि आपने 2-3 महीना का सैलरी दिया नहीं है उसको, तो वो 2-3 महीना जब आप ड्यू एंट्री पास कर रहे हो, इन दैट केस यू विल नॉट हैव टू डिडक्ट TDS. आपको TDS तभी डिडक्ट करना है जब आप उसको सैलरी का पेमेंट कर रहे हो, राइट? अगर मैंने एडवांस में किसी को सैलरी दिया है तो एडवांस में सैलरी देते वक्त मेरे को TDS काटना है उसका. सो इट इज़ ऑन पेमेंट. सैलरी वॉज द ओनली एक्सेप्शन, इट वॉज ऑन पेमेंट. बाकी सारा ड्यू और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर वाले कॉन्सेप्ट पे चलता है. ड्यू और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर. ओके, आई होप दीज 2 सेक्शंस आर क्लियर. लेट्स लीव इट टिल दिस इस वीडियो में, एंड बाकी के सेक्शंस विल बी डिस्कसिंग इन वीडियोस टू कम. Thank you so much guys for watching this video and stay tuned for further videos.